Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of social science, that is chapter 7, preservation of our heritage. Preservation means to save, to secure, or heritage means the thing or the which we get from our forefathers or from our एंशियंट पीपल्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमको इसको बचा के रखने की वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द हेरिटेज. हेरिटेज में कल्चरल हेरिटेज, सोशल हेरिटेज, एजुकेशनल हेरिटेज, इन सबको बचा के रखने की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरी है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. ऑब्वियसली हेरिटेज है मीन्स कि पुरानी चीज़ें हैं और इनको बचाना है, और क्यों बचाना है, क्या ज़रूरत है, प्लस इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है. सो लेट्स बिगिन. इंडिया हैज़ अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड. There has been remarkable contribution of India in the field of knowledge, science, religion, culture and art. India has a rich and inimitable heritage. Our heritage shows an imperial dignity of ancient India. That is why we should be committed towards the preservation and conservation of our heritage, which is utmost demand of the present time. क्या बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में it is very fact that India keep its different place in the whole world. ये तो फैक्ट है कि पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की जो अपनी एक पहचान है वो सबसे अलग पहचान है, और एक अलग हिंदुस्तान का हर फील्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो नॉलेज का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, रिलीजन का फील्ड हो, कल्चर और आर्ट का फील्ड हो. हर फील्ड में इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. यानी इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सारे फील्ड्स में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है इंडिया ने. और यही वजह है कि हमें मीन्स द पीपल ऑफ प्रेजेंट डेज हैव टू कमिट, एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम उसको बचा के रखेंगे और अपने इस हेरिटेज को सेफ करके रखेंगे. और क्यों नीड है इस चीज़ की, ये हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज. द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ मल्टीफेरियस which brings glory to the nation. Cultural heritage accommodates sculpture, architecture, literature, various arts and natural heritage. Natural and man-made factors are adversely affecting our heritage. Hence, its preservation is required. Our heritage glorifies the people of our country, so they respect our heritage by associating with it with their own identity. Therefore, it is necessary to develop positive attitude towards its management. We should preserve vanishing arts and architectures so that upcoming generation can be inspired by the works done by our ancestors. As we are not much aware about the preservation of our heritage, and our negligence is chiefly responsible for its degradation. Therefore, it has become necessary to preserve our heritage. क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियन हेरिटेज है वो पूरे दुनिया को क्या देती, एक ग्लोरी देती है. और जो कल्चरल इसमें जो कल्चरल हेरिटेज में स्कल्पचर, आर्किटेक्चर्स, लिटरेचर, अलग अलग तरीके के आर्ट, नेचुरल हेरिटेज, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. ये सारे हेरिटेज इन्वॉल्व हैं. हमारे जो हेरिटेज हैं ये पूरी दुनिया में लोगों हम सबको एक अलग रिस्पेक्ट देती हैं. हम सबको यानी वी द इंडियंस, जो हमको रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, क्यों, बिकॉज ऑफ आवर हेरिटेज. और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसको बचा के रखने के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो. सिर्फ एक ये ना सोचे कि हमको अपनी पुश्तैनी चीज़ें बचानी है, बल्कि हर किसी को, ईच एंड एवरी पर्सन शुड
स्टार्ट थिंकिंग दिस कि हमको अपनी पुश्तैनी चीज़ें जो हैं, हमको पुश्तैनी जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने दी है उनको हमको बचा के रखना है, ना कि उनको खोने देना है। और इससे ये होगा कि हम आने वाली जनरेशन को ये बता सकेंगे, इंस्पायर कर सकेंगे अपने एंसेस्टर्स के लिए। यानी जो आने वाली जनरेशन होगी वो उनके काम को देख के अपने एंसेस्टर्स को के लिए अपने एंसेस्टर्स के काम को देख के क्या होगी, इंस्पायर होगी और कुछ अच्छा करने की सोचेगी। और क्या बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो हमारे हेरिटेज हैं वो गायब होते जा रहे हैं या कहीं ना कहीं वैनिश होते जा रहे हैं, और उसको हमको वैनिश होने से बचाना है। और इसके लिए प्रिजर्व करना, हेरिटेज को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, अभी तो नीड थी, अब क्या नेसेसिटी है? आवर हेरिटेज इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन. The country which ignores it does not have any future as heritage is our guide. The errors we have committed in the past can be rectified in the present, and we can properly plan for the future. Heritage acts as a guide to decide the direction of our development. Heritage is necessary for the transmission of new consciousness across the country. And this is true, ये सही है कि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि हमारी जो हेरिटेज है, हमें जो हमारी जो पुश्तैनी पहचान है वो हमें पूरे दुनिया में एक अलग आइडेंटिटी देती है। और जिस कंट्री ने अपनी हेरिटेज को इग्नोर कर दिया है, ऑब्वियसली उस कंट्री ने अपने उसकी सक्सेस किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। और हेरिटेज से क्या बेनिफिट होता है, क्यों ज़रूरी है? हम अगर हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखेंगे तो उस टाइम में जो हमसे गलतियां हुई हैं उससे हम प्रेजेंट में सीखेंगे और अपने आने वाले फ्यूचर को क्या करेंगे, प्रॉपरली प्लान करके अच्छा बना सकते हैं। और हेरिटेज हमारे लिए क्या है, एक गाइड की तरह काम करती है और हमें तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन देती है। और हेरिटेज जो होती है वो पूरे कंट्री का क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है। मीन्स कि इट गाइड्स अस how to develop, it guides us that how to improve the mistakes which we have done in the past. okay, इसीलिए ये preservation इस cultural heritage की बहुत ज़रूरी है। It is necessary to bring awareness among the people regarding the damage done to the places of cultural and natural heritage. Not only the government but also the common public should play their vital role for the protection of our heritage. As the heritage is considered as an idol for the people, it is necessary to cease its degradation. Greater damage has been done to our heritage because of the invasion of foreign tribes and our unawareness. So it is the moral duty of the government as well as of a common people to conserve and preserve our heritage. क्या बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी डैमेज, जिन भी कल्चरल प्लेसेस, कल्चरल नेचुरल हेरिटेज के डैमेजेस हुए हैं उनको हम रोक सकें, उनको हम सुधार सकें। और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है बल्कि एक कॉमन पीपल, जो कॉमन पब्लिक है, वो भी इसमें अपना वाइटल रोल यानी एक रोल निभा सकती है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट किसी भी एरिया, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट को कोई काटता नहीं है। इसी तरह से अगर कॉमन पीपल ये डिसाइड कर ले कि हमको पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ साथ कॉमन पब्लिक भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है ना, कि हाँ हम नहीं काट रहे हैं पेड़। उसी तरह से जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने फोर्ट्स हैं, तो वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में क्यों ले लिया है? क्योंकि पता है कि कॉमन पब्लिक इसको तोड़ फोड़ मचाएगी, इसका नुकसान करेगी। तो बजाय गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले, अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमको अपने पुरानी चीज़ों, पुश्तैनी जो एंसेस्टर्स ने जो हमें किले दिए, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ साथ कॉमन पब्लिक भी इसमें बहुत अच्छा रोल निभाएगी।
और हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने हेरिटेज को क्या करें, बचा के रखें। अब नेक्स्ट है टूरिज़्म इंडस्ट्री एंड आवर हेरिटेज, मतलब टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ और हमारे हेरिटेज का क्या कनेक्शन है। Various sites of natural and cultural heritage of India have been accommodated in the list of the World Heritage by UNESCO. Many people come to visit, to explore and to do research on our heritage from India and other countries. This boosts our tourism and transportation industry. Along with the economic benefit to the concerned state, tourism industry provides appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious cultural arts and traditions in front of the world. दिस वी ऑल नो कि हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने क्या दिया है, हेरिटेज की लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला है। और इन चीज़ों को देखने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से और दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ तक कि इन चीज़ों पे रिसर्च भी करते हैं। हमारे जो हेरिटेज हैं, इंडिया के जो हेरिटेज हैं, इन पे वर्ल्ड के अलग अलग कोने से लोग आके रिसर्च भी करते हैं। और इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमको इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर हमको बेनिफिट मिलता है, फिर टूरिज़्म इंडस्ट्री हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कल्चरल आर्ट और ट्रेडिशंस कितने वास्ट एरियाज़ में फैले हुए हैं। ये कब पता चलता है, जब अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं और रिसर्च करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, पूरी दुनिया में एक अलग इमेज बनती है। और यही वजह है कि हमको अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, tourism also provides employment to the local people, and this keeps the vanishing art and tradition alive. Nowadays, tourism as a subject has been added in the field of education, which is eventually promoting tourism guide as an independent business. India earns foreign currency from the foreigners, visitors, introducing a heterogeneous culture. It enlightens the talent of our country at the international level. Facilities like metalled road, railways, water, communication, etc. are developed around the site of heritage. Tourism encourages activities like photography, horse riding, boating, etc. Simultaneously provided employment to street hawkers. Varied cultures, indigenous art and their features have got a proper platform for the development. अब देखिए, टूरिस्ट आते हैं तो पूरी दुनिया में हमारे हेरिटेज की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन इससे एक और बेनिफिट होता है, हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री का हेरिटेज से क्या कनेक्शन है। जैसे ही जब ये सब जब अलग अलग देश से अलग अलग लोग आते हैं हमारे कंट्री में और विज़िट करते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। कैसे? जैसे टूरिस्ट आता है तो उसको गाइड की ज़रूरत होती है, तो कोई भी जो भी अपने हेरिटेज के बारे में जानता है वो इंडिपेंडेंटली गाइड बन सकता है। उसको किसी डिग्री की बस ये है कि उसको अपने एरिया, अपने कंट्री, अपने हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। प्लस जो फॉरेनर्स आते हैं उनसे हमको इनकम होती है, जैसे वो फॉरेन करेंसीज़ देते हैं, इससे भी जो अमाउंट फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंडिया में ज़्यादा है। तो क्या होता है कि इससे हमारा इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर उसके बाद से अब क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से लोग आ रहे हैं तो इसकी वजह से रोडवेज़, रेलवेज़, एयरवेज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। और लोगों को क्या मिल रहा है, जॉब मिल रही है, मींस एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जो टूरिज़्म जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी बड़ा इनकरेज करते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफी, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, ये सारी चीज़ें टूरिस्ट बहुत प्रेफर करते हैं और जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ बड़ी एक्टिव रहती हैं इंडिया में। और जो
रोड किनारे जो लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, तो टूरिस्ट जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उनकी अर्निंग होती है। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेजर्स टू कंजर्व इट। एफर्ट्स मेड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज आर गिवन बिलो। Indian government has constituted the Indian Board of Wildlife in 1952 to protect our wildlife. It facilitates with material for the conservation of wildlife. It suggests government for the development of national park, bird sanctuaries and zoological gardens, along with the task of creating awareness for protection of वाइल्ड लाइफ। क्या बोल रहे हैं कि प्रिजर्वेशन जो है हेरिटेज का और उसका मेजर टू उसको बचा के रखने का क्या है। पहला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है 1952 में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और इसके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, और गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, जियोलॉजिकल गार्डन्स, इन सब चीज़ों को बनाने का सजेशन दिया, और जिसकी वजह से वर्ल्ड लाइफ बच सके। सेकेंड क्या है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्टेड इन 1972 गेव अ फर्म स्टेटस टू द नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व। और इस एक्ट ने एक अलग स्टेटस हिंदुस्तान को दिया। क्या नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ जब बनी तो हिंदुस्तान की एक पूरी दुनिया में अलग इमेज बनी। न्यू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड बायो रिजर्व हैव बीन एस्टैब्लिश। और इसकी वजह से क्या हुए, नेशनल पार्क्स बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनी, बायो रिजर्व्स बने। द लॉज ऑफ आवर कंट्री फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज हैव अ वाइड पर्सपेक्टिव। मतलब जो हमारे लॉज हैं वो बड़े वाइड एरियाज़ में है, मतलब बहुत ऊंची सोच, बहुत लंबी सोच में है, बहुत डीप में है कि हमको कैसे कैसे प्रिजर्व करना है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट there are several societies and organizations which have been actively taking up the task of protection of wildlife and environment. The Bombay Natural History Society is the oldest one of its kind and was established in 1883. Presently, Gir Foundation, Natural Club, etc. institutions are doing noble work for environmental preservation. क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी सोसाइटीज़ क्या की हैं, ऑर्गेनाइज की हैं, किस लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्शन के लिए। और जिसमें बॉम्बे नेशनल पार्क जो है वो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी जो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1883 में बना था, और अलग अलग और भी फाउंडेशंस बने जिन्होंने एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन पे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है एंशियंट मेमोरियल्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। The more dangerous and harmful factors arose in the way of heritage, the more strict action and efforts were made time to time to preservation. Hence, various protective measures have been taken for the safeguard of heritage. इनको बचाने के लिए क्या बहुत strict actions लिए गए, dangerous और harmful factors भी arise हुए, जिसकी वजह से अब कैसे, जैसे लोग नहीं मान रहे हैं पेड़ पौधे काटने से, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज बने कि अगर उन्होंने नहीं माना गवर्नमेंट के लॉ को तो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए जो कि कहीं ना कहीं जाके हार्मफुल भी हुए, लोग जेल भी गए, लोगों के ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज़ लगी, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियली बहुत इफ़ेक्टिव हुए वो। फिर Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act was enacted in 1958. This act suggests for the preservation of antique artistic work, religious places, historical memories and archaeological sites. एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो पुराने साइट्स हैं, नज़ारे, जो सीन्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन सब चीज़ों को बचा के रखने के लिए एक एक्ट पास किया गया जो 1958 में हुआ। और इस एक्ट ने सजेस्ट किया कि एंटीक आर्टिस्टिक वर्क्स जो हैं, रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, हिस्टोरिकल मेमोरीज जो हैं, उनको इस एक्ट के तहत क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया, मतलब उनके लिए एक अलग एक्ट बना।
फिर दिस आर्कियोलॉजिकल एक्ट इंश्योर दैट नो पर्सन और एजेंसी कैन कंडक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। दिस action consequently stopped clandestine excavation, hence many of our heritage sites are still preserved and kept intact। इस एक्ट से क्या हुआ कि जो पुराने जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं इनको ये फ़ायदा हुआ कि इस एक्ट के थ्रू वो आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि इस एक्ट में ये कहा गया कि बिना गवर्नमेंट को प्रायर इन्फॉर्मेशन के आप कोई भी एक्सकेवेशन, कोई भी खुदाई या कोई भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन पे कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते, कोई भी खुदाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आज भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हमारे बचे हुए हैं। तो ये सारे एक्शंस हैं, जैसे ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें क्यों बची हुई हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लॉज निकाले जिस लॉ के तहत आपको कुछ भी एक्सकेवेशन, कुछ भी खुदाई करने के लिए, कुछ भी रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट को पहले रिटन में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, एंड व्हेन द गवर्नमेंट विल परमिट यू देन ओनली यू विल डू द एक्सकेवेशन। और गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन नहीं देती है तो आप किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या एंशिएंट बिल्डिंग्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, उनमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उस एक्ट के तहत आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। फिर आवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द म्यूज़ियम्स। अब हमारा रोल क्या है म्यूज़ियम को प्रिजर्व करने के लिए? उसमें क्या दिया हुआ है कि जो एक्ट था 1877 में जो एक्ट बना, उसमें इफ़ एनी सिटीजन सडनली फाइंड एनी एंशिएंट आर्टिस्टिक एंड एंटीक आर्टिकल फ्रॉम अ हाउस, field, well, lake, etc. while digging, then he has to immediately notify to the officer of archaeological department. With this small effort, they can preserve valuable things which could have been lost due to the carelessness. Government has tried to obtain information regarding personal or private museums consisting expensive artistic pieces under the Act of 1972. अब 1876 में जो एक्ट बना उसमें ये बोला गया कि आप अगर कहीं पे घर बनाते हैं या आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे आपने कोई घर बनाया, कहीं खेती कर रहे हैं, कहीं आपने कुआं खोदा है और आपको कोई एंशिएंट चीज़ें या हिस्टोरिकल चीज़ें उस खुदाई के दौरान मिलती हैं आपकी प्रॉपर्टी के एरिया में, यानी आपने जो ज़मीन खरीदी उस एरिया में, तो आपको गवर्नमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। और इस तरह से आपकी इन छोटी छोटी इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं, एंशिएंट चीज़ें हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकेंगे। ये एक्ट गवर्नमेंट ने 1876 में निकाला। Systematically archived documents corresponding to each state provides better guidance to the historians and researchers. Museum performs important tasks of preserving valuable things carefully. The best examples of the museums are given below. ऑब्वियसली जो म्यूज़ियम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे जो एंशिएंट पीपल हैं उनके, और हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं उनको प्रिजर्व करने की। म्यूज़ियम में ही जाके हमको आज के डेट में ये पता चलता है कि पुराने ज़माने में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। और ये जो है म्यूज़ियम इन इंडिया, ये हिंदुस्तान के अलग अलग म्यूज़ियम्स हैं जो कहाँ पे हैं और किस स्टेट में, ये मेंशन किया गया है। It is a combined duty of general public and government to generate awareness toward the preservation and the protection of the museum. और ये गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक, जो आम पब्लिक है, इन दोनों को बराबर से ही इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, ताकि हम अपने म्यूज़ियम में हर चीज़ प्रोटेक्ट कर सकें। यानी म्यूज़ियम में भी जाके आप कोई भी चीज़ टच नहीं कर सकते हैं, आपको दूर से ही देखना है, किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। So this is enough for today. And we will proceed in the next class. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.